औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को अगर पॉसिबल हो समझें तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर भेजा करें ताकि मुझे अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा हो कि जिस मौजू पे मैं बोलता हूँ क्या वो कारआमद है, आप लोगों के किसी काम आता है। मेरा आज का मौजू है काला धन। हमारे मुल्क में बड़ी बदनसीबी है कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। उसकी वजह है, जैसे कहते हैं ना कि पैसे की तकसीम का गलत जो है वो रिवाज है। और मज़े की बात यह है, कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं करती, वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होती जब तक उसकी करेंसी गर्दिश में नहीं आती है। हमारे मुल्क में जिसके पास पैसा आता है वो उसको डंप करता चला जाता है, बैंकों में रखने की बजाय अपने जो उनके तिजोरियाँ होती हैं उनको भरते रहते हैं। इसी तरह का एक कल यहाँ पे रावलपिंडी में मरी रोड पे वाक़या पेश आया है। एक यहाँ पे प्लाज़ा है, वहाँ पे फैज़ाबाद के करीब, वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मिलकर कार्रवाई की है। FIA की टीम उसको लीड कर रही थी, मकामी पुलिस ने भी उसको सपोर्ट किया। जो बात हमारी नज़र से, हमारे मुशाहिदे से गुज़री है उसमें यह है कि एक मकामी जो है डेवलपर है, प्रॉपर्टी टाइकॉन है, उसका वो ऑफिस था। वहाँ पे 2 बेसमेंट बनी हुई हैं और एक बेसमेंट में जब इदारों के एहलकारों ने वहाँ पे हथौड़े के साथ दीवारों को बजाया तो एक दीवार जो हो टन टन बाज रही थी। उसने बताया कि मेरे अंदर टनों के हिसाब से पैसे पड़े हुए हैं। उसको जब खोला गया, दीवार को तोड़ा गया तो अंदर तिजोरियाँ थीं। मुबैना तौर पे वहाँ से कोई 11 अरब के करीब जो है वो रकम बरामद हुई है। चलें 11 अरब ना करें, एक आध कम कर लें, लेकिन काफ़ी रकम निकली है वहाँ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो रकम साहिब मौसूफ़ की जायज़ थी, नाजायज़ थी? अगर जायज़ थी तो उसको बैंकों में क्यों नहीं रखा गया? और अगर वो नाजायज़ थी, नाजायज़ है, तो फिर उसके लिए हमारे कानून की गिरफ्त क्यों? समझने वाली बात यह है कि बहुत हमारे कानून की गिरफ्त जो है वो बड़ी नर्म व नाज़ुक है ऐसे मामलात के लिए। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले, ये माजी बईद की बात नहीं है, माजी करीब की बात है। डबल शाह नामी एक बंदा था, उसने को 11-12 अरब रुपए के लोगों के साथ पैसे डबलिंग के काम में, वो एक पोंजी सिस्टम होता है, एक बाइनरी होता है, उसने पता नहीं कौन सा सिस्टम लगाया और उसने 12-14 अरब इकट्ठा किया। बताया जाता है कि वो स्कूल टीचर था और उसने अपने दिमाग से काम लेते हुए लोगों को फंसाया। जब तक लालची ज़िंदा है नौसरबाज मर नहीं सकता, ये मकूला बिल्कुल दुरुस्त है। और लालचियों ने उसको पैसे दिए और वो उस नौसरबाज ने पैसे इकट्ठे किए, इतनी दौलत इकट्ठी की, लाहौर के पोश इलाके में उसने घर बनाया। फिर वो नैब की गिरफ्त में आ गया। नैब ने उसके साथ बारगेनिंग कर ली और उससे 4 अरब रुपये लेके उस बंदे को क्लीन चिट दे दी। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी 6-7 माह जो वो ज़िंदा रहा उसने खूब इंजॉय किया, फिर वो मर गया, क्योंकि कानून भी अपने ख़जाने तो साथ लेके नहीं गया था, वो भी नहीं लेके गया। अब मामला ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जी आप हमारे साथ बारगेनिंग करेंगे जब एक चीज़ सामने है कि ये चीज़ गलत है, ये लूटा हुआ कौम का पैसा है, ये फ्रॉड का पैसा है, इदारे इस पे या कानून हमारा खामोश क्यों हो जाता है? बहुत सारे लोग अभी तक भी उस बंदे के मुतासरीन जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो पैसे नहीं मिले क्योंकि गवर्नमेंट ने, इदारों ने बारगेनिंग कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरी रोड वाले इस प्लाज़ा से मिलने वाली रकम जो है, क्या ये भी इसी तरह होगा? अगर तो वो साहिब मौसूफ़ की है, उस डेवलपर की है, फिर तो वो पैसे उसको वापस मिलने चाहिए क्योंकि यकीनन उसने मेहनत से कमाए होंगे। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो फिर हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनको सोचना होगा कि इन पैसों को कितने % रखना है, कितने % वापस करना है। नहीं, 100% वापसी होनी चाहिए। माइट बी पॉसिबल कि वो लोगों के पैसे हों, हो भी सकता है क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के फ्रॉड भी बड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये मामलात कौन ठीक करेगा? हमारे यहाँ हमारी जो मैं कहता होता हूँ कि हम बाय डिफ़ॉल्ट हम न करप्ट हैं।
मेरे समेत सब लोग करप्ट हैं। ये करप्शन नहीं है कि आपने किसी का पैसा मारा, रिश्वत ली, ये भी करप्शन है। लेकिन करप्शन ये भी है कि अगर आपको एक ड्यूटी दी गई आपने पूरी नहीं की, वो भी करप्शन है। आप 10 मिनट दफ्तर लेट पहुंचते हैं तो वो जो आपका टाइम है आप उसकी पूरी सैलरी लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी वो भी करप्शन है। इसलिए इन मामलात को ठीक करने के लिए हमें जो मसीहा चाहिए वो बिल्कुल 100% जो है बेखौफ हों, और अल्लाह और उसके रसूल की जो बताई हुई बातें हैं, जो पैरामीटर्स हैं ज़िंदगी के, उनको बरूकार लाते हुए इन मामलात का हल ढूंढें। निकल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये एक दोस्त ने पहले भी दावा किया था, एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा था कि हमें तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये जरदारी के महल और ये जो वो है सरे महल और वो पत्नी पिंक और येलो फील्ड, वो पत्नी क्या हैं, या इवन फील्ड्स वगैरह ये क्या हैं, इनकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए मगरमच्छों को खंगालो तो हमारा कर्जा उतर सकता है। अगर इस बात में सदाकत देखनी हो तो 2-4 वाक़यात अभी चंद दिनों में पेश आ चुके हैं। बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी रकमें बरामद हुई हैं। तो ये होना चाहिए। और अगर हमारे मुल्क में मौजूद जो बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी जो, तो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं ना वो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब करेगा कौन? हमारा जो बदकिस्मती है, जो हमारा निचला लेवल है, जहाँ से हमारा कानून शुरू होता है, जो गली मोहल्ले की जो परेशानियाँ जानते हैं, वो होते हैं काउंसलर, चेयरमैन, मेंबर्स, ये लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ बल्दियाती इलेक्शन जो हैं उन पे तवज्जो ही नहीं दी जाती। खेल खेला जाता रहता है, टाइम गुजरा जाता है, कभी कुछ, जैसे अभी आजकल चल रहा है। कोई कहता है जी नई हल्का बंदियाँ होंगी तब जो है वो इलेक्शन होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मामला ये है कि अगर हल्का बंदियाँ होंगी तो जैसे कराची वालों का, MQ वालों का वो एक चल रहा है आजकल कि क्या सीटें भी बढ़ेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक ड्रामा है। गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। मैं बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहा था। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो छोटे बंदे की जो आवाज़ या मसला है वो कहीं पे सुना जाएगा, या कोई ऐसी वाक़फ़ियत पैदा होगी जिससे मसाइल का हल हो। लेकिन हमारे जो बल्दियात के लोग हैं वो भी बदकिस्मती से आते हैं चौधरी बनने के लिए। चेयरमैन बड़ा चौधरी होता है, काउंसलर छोटा चौधरी होता है। उन्होंने हर उक्का तुक्का काम करना होता है अपने वोट को पक्का करने के लिए, अपनी जो पॉकेट है उसको मजबूत करने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप यकीन करें, अगले दिन मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की मीटिंग थी। उसमें मैंने उन्हें कहा जी उसको लॉ को पढ़ के देखें कि जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, जो काउंसलर है, वो एक पूरी असम्बली होती है, वो बैठ के फैसला करें। वो तो टैक्स लगा सकते हैं, जानवर का टैक्स लग सकता है, गली मोहल्ले की सफाई का टैक्स लग सकता है। हमारे जो बल्दियात है, जो हमारा जो एक यूनियन काउंसिल है, वो 50% तो अपना जो टैक्स लगा के अपने बोझ जो है वो अखराजात पूरे कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी आवाम पहले ही बड़ी दबी पड़ी है। पेशाब करने पे टैक्स है, सांस लेने पे टैक्स है, खाना खाने पे टैक्स है, नाखून तराशने पे टैक्स है। हमारे जो हम तो टैक्स खान बने हुए हैं। लेकिन ये जो मगरमच्छ पड़े हुए हैं, ना तो ये टैक्स देते हैं और ना ही इनको कोई गरीब की सोच होती है। होना ये चाहिए कि इनका एहतसाब बेरहमी से हो, कौमी ख़जाने को भी फ़ायदा हो, आवाम तक नीचे पैसा पहुँचे। जब रोज़गार खुलता है, पैसा गर्दिश में आता है, गरीब खुशहाल होता है। और शायद ये मुक़तदिर लोग गरीब को खुशहाल नहीं देखना चाहते, इनको लाइनों में ही देखना चाहते हैं। दुआ करें, आवाज़ बने, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शायद ये आवाज़ के किसी के कानों पे पहुँचे और हमारे मामलात सीधे हो जाएं। जज़ाकल्लाह।